हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं के लेक्चर नंबर 2 में हैं। और कल हमने इस चैप्टर की समरी आपको कंप्लीट की थी और स्टेट ऑफ मैटर्स को पढ़ा था। आज की क्लास में हम कंपैरेटिव स्टाइल में तुलनात्मक रूप में पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। उनके कुछ क्वालिटीज़ हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका कंपैरेटिव स्टाइल में स्टडी करेंगे। और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थीसिस सॉलिड, लिक्विड और गैस के मेन प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे। देन स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन मैटर्स, उनका स्टडी करेंगे, उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और फिर हम गैसियस लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कल कंप्लीट हुआ था कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज हम उन तीनों पदार्थ की अवस्थाओं के लिए कुछ क्वालिटीज़ लेते हैं, उनके कुछ गुण लेते हैं और उन गुणों के आधार पर तीनों का कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है इन मैटर्स के स्टेट में। तो एक तरफ है इनके गुण यानी क्वालिटी, दूसरी तरफ है इनकी अवस्थाएं। पहला है सॉलिड यानी ठोस, दूसरा है लिक्विड यानी द्रव और तीसरा है गैस और गैस पदार्थ। तो प्रॉपर्टीज में पॉइंट वाइज इनका कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, देयर शेप, आकार। तो जैसा हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सॉलिड का जो शेप है वो सर्टेन होता है, निश्चित होता है, जबकि लिक्विड का अनसर्टेन, अनिश्चित होता है और गैस का भी अनिश्चित होता है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, वॉल्यूम, आयतन। तो सॉलिड मैटर्स के लिए यानी ठोस पदार्थों के लिए उनका आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रवों का आयतन भी निश्चित होता है और गैस पदार्थों का आयतन अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरेटरी क्वालिटी, अर्थात बहने की प्रवृत्ति या बहने का गुण। तो मोस्टली सॉलिड अनफ्लोरेटेबल हैं, ये बहते नहीं हैं। हाँ, लेकिन कुछ इनके अपवाद हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ हीट, अत्यधिक ऊष्मा के प्रभाव में जब हम सॉलिड मेटल्स को हीट करते हैं तो उनमें प्रसार का गुण देखा गया है। लेकिन यहाँ कॉमन फ्लोरेटरी क्वालिटी की बात करेंगे तो सॉलिड में बहने का गुण नहीं होता है, जबकि लिक्विड में होता है। और इनका एक वे है, अर्थात ये अपर पार्ट से लोअर पार्ट्स की तरफ यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ फ्लोरेटरी हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। नाउ इन गैस आर फ्री एंड फ्लोरेटरी इन एवरीवेयर, ये सभी दिशाओं में बहने की प्रवृत्ति रखते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेंसिटी अर्थात घनत्व। तो डेंसिटी वैल्यू सॉलिड के लिए सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर मिनिमाइज डिस्टेंस, इनके अणुओं के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम होती है। लिक्विड, इनकी जो डेंसिटी है वो सॉलिड की अपेक्षा सॉलिड से कम होती है और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, बहुत कम होती है। देन इंट्रामोलिकुलर स्पेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। अगर हम अणुगति मॉडल पढ़ें, काइनेटिक थीसिस की तरफ जाएं, तो हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूलर मॉडल्स के डायग्राम प्राप्त होते हैं, जिनके माध्यम से पता चलता है कि जो ठोस पदार्थ के अणु हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है, अर्थात
ठोस पदार्थों के अणु बहुत पास पास होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। लेकिन जितना ही ये नियरेस्ट होंगे उतना ही इनकी सॉलिडिटी और स्ट्रांग होगी। अर्थात अणुओं के निकटतम होने के कारण इनमें ठोस प्रवृत्ति का गुण और बढ़ जाता है। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंट्रामोलिकुलर स्पेस का। ये है क्या? तो किसी भी पदार्थ के दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले गैप प्लेस को, यानी अगर हम यहाँ ड्रॉ करें, सपोज दैट ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच का ये जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, ये प्लेस, इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर स्पेस या अंतरा अणुक स्थान। तो सॉलिड में मैंने कहा कि इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, तो पास पास होंगे तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस का वैल्यू बहुत ही कम होगा। अर्थात ठोसों में अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है। लिक्विड के लिए डायग्राम में देख पाते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड की अपेक्षा दूर दूर हैं, यानी ठोसों की अपेक्षा जो द्रवों के अणु हैं वो दूर दूर होते हैं। तो अगर डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच की ज़्यादा होगी तो उनके बीच का गैप प्लेस भी बढ़ेगा, अर्थात इंट्रामोलिकुलर स्पेस का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो ठोसों की तुलना में द्रवों के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले इंट्रामोलिकुलर स्पेस का वैल्यू अधिक होता है। देन गैस की तरफ आए। गैस के डायग्राम में देख रहे हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लगभग फ्रीली वेपर हैं, यानी स्वतंत्र रूप में हैं। तो जब स्वतंत्र हैं तो इनके अणुओं के मध्य लगने वाले जो प्लेस वैल्यूज हैं, और अकॉर्डिंग टू फोर्स अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, वो बहुत दूर दूर होंगे। तो ठोसों की अपेक्षा, द्रवों की अपेक्षा गैस के मॉलिक्यूल्स का जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ही लार्जेस्ट होता है, अर्थात गैस पदार्थ के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम इन सब्सटेंस को हीट दें तो इनके मॉलिक्यूल्स में सबसे कम जो प्रसार होगा वो सॉलिड में होगा, बिकॉज हाईएस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। तो सबसे कम ठोसों में प्रसार होगा और ठोसों से अधिक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में प्रसार होगा, जबकि गैस पदार्थों में सबसे अधिक ऊष्मा के द्वारा अणुओं के मध्य प्रसार की प्रक्रिया होगी। नाउ इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो जैसे मैंने कहा कि अणु जितना समीप होंगे, जितना ही नियरेस्ट होंगे, उनके मध्य लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और हाईएस्ट होगा। तो यहाँ सॉलिड में जो नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं इनके मध्य लगने वाले इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। लिक्विड में ठोसों की अपेक्षा कम होगा, और जो गैस मॉलिक्यूल हैं इनमें सबसे कम होगा। और काइनेटिक थीसिस तो कहती है कि गैस पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू नेग्लेक्ट होता है, अर्थात नगण्य होता है और ना के बराबर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अब हम इनके एक एक पार्ट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको एक्सप्लेन करेंगे, पहले सॉलिड के लिए, फिर लिक्विड के लिए और फिर गैस के लिए। तो पहले सॉलिड के लिए एक्सप्लेन करेंगे। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के अणु एक दूसरे के बहुत ही नियरेस्ट होते हैं, जिसके कारण इनमें इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। अतः मॉलिक्यूल्स के मध्य अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू सबसे अधिक होता है। देन सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स अधिक होने के कारण ठोसों में टेम्परेचर के प्रभाव से बहुत ही कम प्रसार होता है, अर्थात ये बहुत कम प्रसारित होते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं छोड़ते हैं,
और ये केवल इक्विलिब्रियम स्टेट के इधर उधर सीमित गति करते हैं और इसलिए इनका शेप और इनका वॉल्यूम दोनों ही निश्चित होते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट, सॉलिड स्टेट में इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है और यही कारण है कि इन सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी का वैल्यू सबसे अधिक होता है और ठोसों को दबाया नहीं जा सकता है, अर्थात इनकी संपीड़ितता का अगर हम स्टडी करें तो सॉलिड मैटर्स को दबाया नहीं जा सकता। नाउ सेकेंड पार्ट का स्टडी करेंगे लिक्विड सब्सटेंस के लिए, द्रवों के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। दिस थ्योरी सेज दैट पदार्थ की लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वे ठोसों की अपेक्षा अधिक इंट्रामोलिकुलर स्पेस रखते हैं और जिसके कारण उनके मध्य लगने वाले इंट्रामोलिकुलर फोर्स का वैल्यू सॉलिड की अपेक्षा कम होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द्रवों में इंट्रामोलिकुलर स्पेस सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है और यही कारण है कि इनके मध्य का जो अट्रैक्शन फोर्स है यानी ससंजक बल है वो सॉलिड की अपेक्षा कम हो जाता है। किन्हीं दो अणुओं के बीच अधिक खाली स्थान होने के कारण जो अणुओं की गति है वह अनियमित होती है और स्पेशली इसका एक प्रैक्टिकल किया था रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने, जिसको कोलाइडियल स्टेट में एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ इनके अणुओं के मध्य अनियमित गति होती है जिसे जिगजैग मोशन नॉमिनेट करते हैं, तो द्रवों में पाया जाता है, परंतु ये स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली स्टाइल में अपना मूवमेंट करते हैं, अपनी गति करते हैं, लेकिन अपना तल यानी सरफेस नहीं छोड़ पाते हैं और यही कारण है कि द्रवों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, फ्लोरेटरी नेचर होता है और द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं लेकिन अपने आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करते। नाउ लास्ट पॉइंट, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा सॉलिड सब्सटेंस की अपेक्षा अधिक होती है और जब इन्हें हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो इनके अणुओं की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती, बढ़ जाती है और यही कारण है कि द्रवों में ठोसों की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है और ये अधिक प्रसारित होने की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो तीसरा स्टडी करेंगे हम लोग गैस पदार्थ के लिए यानी गैस सब्सटेंस के लिए काइनेटिक थ्योरम। गैस अवस्था में अणु एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर होते हैं और इस कारण इनमें ससंजक बल का वैल्यू नगण्य होता है, अट्रैक्शन फोर्स या इंट्रामोलिकुलर फोर्स का वैल्यू नेग्लेक्ट होता है और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे अधिक होती है। अतः अणु स्वतंत्र रूप में सभी दिशाओं में बहुत ही तीव्र वेग से गति करते हैं और इसीलिए गैसों में विसरण का गुण भी पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गैस अवस्था में द्रव का कोई निश्चित आयतन और आकृति नहीं होती है, अर्थात गैसों का जो आयतन है और जो आकृति है वो दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं और उसका वॉल्यूम ग्रहण कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गतिशील अणु परस्पर बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं और इस टकराहट के कारण उनके वेग में और उनकी दिशा में दोनों में ही परिवर्तन होता रहता है और बर्तन की दीवारों से अणुओं के टकराने पर गैस दाब उत्पन्न होता है यानी प्रेशर क्रिएट होता है। गैस अवस्था में अणु पूर्णतः अव्यवस्थित होते हैं और एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं और अधिकांशतः यही कारण है कि अणुओं के मध्य रिक्त स्थान रहता है और आकर्षण बल ना के बराबर होता है या नेग्लेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरम को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं प्रॉपरली फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं
और अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या है। तो अब हम लोग आगे इसका स्टडी करते हैं और इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, वो एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो। दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू oppositely charged ions and the forces that hold atom of a molecule together. Now a special point for you, attractive intramolecular forces are known as van der Waal forces. इसको फिर से सुनिए एक बार। Attractive intramolecular forces are known as van der Waals forces। जब हम van der Waal इक्वेशन का स्टडी करेंगे देन इस फोर्स की चर्चा आपसे पुनः करेंगे। देन टाइप्स में आए, यानी काइंड्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो मोस्टली इन्हें 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, अर्थात ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, अर्थात इसे प्रकीर्णन बल या लंदन बल कहते हैं। नाउ सेकेंड टाइप, डायपोल डायपोल फोर्सेस, अर्थात द्विध्रुव बल। डायपोल्स को अकॉर्डिंग टू डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। जब इन्हें 1 बाय 1 आपको समझाएंगे तो वहां डायपोल क्राइटेरिया को विद फिगर समझाएंगे। नाउ थर्ड, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, अर्थात द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। एंड लास्ट टाइप इज हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन आबंधन। तो स्टूडेंट्स, इन काइंड्स में यानी इन टाइप्स में जो पहले के 3 टाइप्स हैं ये सामूहिक रूप से van der Waal फोर्स के अंतर्गत रखे गए हैं, अर्थात इन्हें van der Waal फोर्स में सम्मिलित किया गया है। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड इनसे भिन्न है, क्योंकि इसमें डायपोल डायपोल स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्स क्रिएट होता है, अर्थात इसे van der Waal फोर्स में सम्मिलित नहीं किया गया। तो जैसा कि हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए अगर हम यहाँ मॉलिकुलर डायग्राम को रिप्रेजेंट करें तो किसी पदार्थ के किन्हीं 2 अणुओं के मध्य पाए जाने वाले इस गैप प्लेस को, रिक्त स्थान को इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। शॉर्टली IMS से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स क्रिएट होता है, मोस्टली अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है, वह इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है। अब इस क्राइटेरिया को लेकर के डायपोल का स्टडी करेंगे और उन डायपोल प्रोसेस के आधार पर, उन बिंदुओं के आधार पर इन सभी प्रकार के 4 प्रकार के फोर्सेस का स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इन फोर्स को एक्सप्लेन करने के बाद प्रॉपरली गैसियस मैटर की तरफ चलेंगे। चूँकि हम लोगों ने काइनेटिक थीसिस में गैस के सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिया है और उसका मॉलिक्यूलर मॉडल भी पढ़ लिया है। तो अब गैसों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद हम लोग गैसियस लॉ में होंगे, जिनको मैंने समरी में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, ये इंटरेस्टिंग लॉ हैं और इनके डेरिवेशन हैं, और डेरिवेशन से इनके न्यूमेरिकल्स के लिए आने वाले फार्मूले हैं, जिन्हें 1 बाय 1 हम लोग अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।
लर्न करते रहिए केमिस्ट्री, द वंडर ऑफ साइंस, केमिस्ट्री विद मी।